हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी के लिए साइंस की वीडियो लेकर आ गई हूँ। मैं आपकी पूरी साइंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को भी बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए हम चैप्टर देख लेते हैं। जो हमारा चैप्टर है, आज मैं आपके लिए क्लास 6 चैप्टर करा रही हूँ। लास्ट चैप्टर हम कर चुके हैं 5th चैप्टर तक। चैप्टर का नाम है सजीव, उनकी विशेषता और आवास। कि जो सजीव होते हैं, जो सांस लेते हैं, वो रहते कहाँ पर हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ जिससे कि आपको बेस्टली चैप्टर अच्छे से दिखने लग जाए। पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों पर सैर पर गए। ऐसे ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहां बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की। उन्होंने एक अभियान में और गए थे वो, जिसमें वो कहाँ पर घूमने गए थे? राजस्थान। एवं ऊंट, उस अभियान में उन्होंने राजस्थान में क्या देखा था? राजस्थान की यात्रा की। एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट पर सैर की और वहां केजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव, मतलब कि सजीव वस्तुएं थे या सजीव थे। क्योंकि अगर हम कहीं घूमने जाते तो हर जगह का जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, वो डिफरेंट होता है। तो ये वही चीज़ बता रहे हैं और वहाँ पर जीव भी होते हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों पर ध्यान दिया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहाँ किसी न किसी प्रकार के जीव ने पाए जाते हों। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना और सोचना प्रारंभ किया। आप भी इस एक्टिविटी को करके देखिए और इस तरह से सोचिए जैसे बूझो और पहेली ने सोचा है। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। कहाँ निकाला है? जो ज्वालामुखी होती है उसका जो मुख होता है उसमें भी सूक्ष्म जीव निकलते हैं। अब देख लेते हैं एक्टिविटी। जो हमारा पॉइंट है 6.1 को हम रीड करेंगे। अब इसमें क्या है? सजीव एवं उनका परिवेश। यहाँ से चैप्टर अच्छे से स्टार्ट होता है। सजीव एवं उनका जो परिवेश है वो देख लेते हैं। अब पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया कि उन्होंने सैर की थी। विचार आया कि जिन स्थानों पर उन्होंने सैर की थी वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियाँ थीं जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियाँ जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था तथा उनका परिवेश भी एक समान था। क्या उनका परिवेश भी समान था? ये हम आगे देखते हैं एक्टिविटी 1 में। क्रियाकलाप 1 मतलब एक्टिविटी 1।
आइए एक वन से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतु, पौधों एवं वस्तुओं को एक सारणी है, टेबल है 6.1 के कॉलम 1 में लिखिए। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाली वस्तु, जंतु एवं पौधों के नाम कहाँ लिखने हैं? टेबल में लिखिए। आप इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों को इकट्ठा कर टेबल 6.1 में को भर सकते हैं। देखो एक दे रखी है नीचे टेबल, इस तरह की जो टेबल है इसमें, ठीक है, को भर सकते हैं। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए तथा तालिका पर दिए गए अन्य कॉलम में विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जंतु एवं पौधों के नाम लिखिए। आप पुस्तकालय में उपलब्ध उन पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं जिनमें जंतु, पौधों एवं खनिज के विषय में जानकारी दी गई है। आप इन सब चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं, बुक्स की, ठीक है, जो आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। इस सारणी के प्रत्येक कॉलम में अधिकाधिक छोटी बड़ी वस्तुओं व जीवों को सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार की वस्तु हमें मिलती है वे शायद जीवित जंतु या पौधे न हों। संभवतः ये पौधों के भाग जैसे सूखी पत्तियां या जंतु के अवशेष जैसे हड्डियां हों। हमें विभिन्न प्रकार की मिट्टियां तथा रोड़े भी मिल सकते हैं। चैप्टर 3 में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्री जल में लवण घुले हुए हैं। इस प्रकार की कुछ अन्य वस्तुएं भी हो सकती हैं। कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं? जैसे जैसे हम अध्याय को पूरा करेंगे, सारणी 6.1 में कुछ और उदाहरण सम्मिलित करते जाएंगे। जब हम अन्य रोचक स्थानों की यात्रा करेंगे तब सारणी के बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनका आवास एवं एडेप्टेशन, मतलब इनका अनुकूलन। क्रियाकलाप 1 में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधों एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? 6.1 के मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को आपको क्या करना है? फिल करना होगा। ध्यान से देखिए, क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलमों के जीव बहुत अलग अलग प्रकार के हैं? ये आपको फिल करना है इस टेबल में। इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल, खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म और रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं तथा श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। जो एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं? मरुस्थल में रहते हैं, मतलब कि राजस्थान में रहते हैं। वो किस चीज़ का उपयोग करते हैं? वो वायु का उपयोग करते हैं श्वसन के लिए और भूमि पर रहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश, मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं, ऊंट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का हिरास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। ये ऊंट की विशेषता है जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे, मतलब कि आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे रीड कर लेते हैं। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखते हैं। इनमें से कुछ को चित्र 6.3 में दर्शाया गया है।
देखिए पिक्चर है ना 6.3 इसमें दिखाया हुआ है। परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनके आकृति के कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है, जिसकी चर्चा हम चैप्टर 5 में कर चुके हैं। चैप्टर 5 हम रीड कर चुके हैं, उसमें था उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछली का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायता करते हैं। चैप्टर 5 में चर्चा की थी कि मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली के गिल्स, जिन्हें क्लोम बोलते हैं, जो उन्हें जल में सांस लेने में सहायता करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो मछली के क्लोम होते हैं, गिल्स होते हैं, वो मछली को सांस लेने में सहायता करते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचना उसे जल में रहने में सहायक होती है, तथा ऊंट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने में। तो ये दोनों चीज़ें दोनों में कॉमन है, तो आप याद कर लेंगे इसको। आगे देख ले हैं, हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्राय पाए जाते हैं। जिन विशेष संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। जहाँ पर सजीव रहते हैं वो उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वासस्थान। आवास को ही तो वासस्थान बोलते हैं, जहाँ हम रहते हैं, एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। स्थल मतलब कि जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, उन्हें जलीय आवास बोलते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। आगे देखते हैं, चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैविक घटक। जो सजीव होते हैं वो आवास के जैविक घटक होते हैं, और जो निर्जीव होते हैं वो आवास के अजैव घटक होते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। आगे देख लेते हैं एक्टिविटी नंबर 2। चैप्टर 4 में किए गए क्रियाकलाप 7 का स्मरण कीजिए। उस क्रियाकलाप में हमने क्या देखा था? चने और मक्का के बीज से अंकुर निकल आया था, अर्थात वे अंकुरित हो गए थे। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दें। सूखे हुए बीजों को
तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को कहाँ रख देंगे, एक अंधेरे क्षेत्र में रखेंगे, मतलब जहाँ अंधेरा हो जिस कमरे में, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती है। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर मतलब कि फ्रिज में, या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं, क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं होते हैं? आपको ये प्रैक्टिकल करके देखना, आप करके देख सकते हैं। क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं? वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो भी ये अजैव कारक हैं। आगे देख लेते हैं। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी रह पाते हैं, मतलब कि पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं? यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी अल्पकाल में अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं वो मर जाते हैं, बट जो अपने आप को ढाल लेते, केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवर्तन के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित